ये कुछ न्यूज आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे, इंटरनेशनल अखबारों में छपी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की कोटेशन हैं, जिसमें पहला वाला है, ये आईएमएफ की जनरल मैनेजर थी, जो अब तो नहीं है, ये 2019 तक थी। ये कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आर क्लियरली शेकिंग द सिस्टम। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, ये फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, ब्लॉकचेन इज शेकिंग स्विफ्ट द ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। स्विफ्ट आप में से बहुत लोगों, सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। अभी जो आजकल की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है। तो जितनी भी बैंक्स के दरमियान ट्रांजेक्शन होती हैं, वो स्विफ्ट मैसेजेस के दरमियान कम्युनिकेशन से रिजल्ट पाती हैं, कि एक बैंक दूसरे मैसेज को सिर्फ मैसेज कर देता है कि इस अकाउंट से इतने पैसे इनको दे दो और इनसे ले लो। उस मैसेजिंग सिस्टम पे जो 11,000 मेंबर बैंक उस सिस्टम को यूज करते हैं, और 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की डेली ट्रांजेक्शन होती है। ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था। मगर इस सिस्टम में भी एक्चुअल पैसा नहीं मूव होता, इसमें सिर्फ मैसेजिंग सिस्टम है। अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कॉन्सेप्ट लाई है, वो एक्चुअल पैसे की मूवमेंट है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एलन मस्क कहते हैं कि भाई पेपर मनी इज गोइंग अवे। ये तो वैसे बहुत कुछ कहते हैं एलन मस्क तो आजकल। फिर बैंक ऑफ अमेरिका एडमिट्स करता है क्रिप्टो करेंसीज आर द थ्रेट टू इट्स बिजनेस मॉडल। कौन कह रहा है? वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। एसईसी, जिस तरह हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है ना, इस तरह अमेरिका के अंदर होता है एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका। उन्होंने फोर्थ बीटीसी बिटकॉइन फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीसी स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उन्होंने, जिस तरह फंड्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मीजान इन्वेस्टमेंट फंड होता है पाकिस्तान में, इस तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में, एक्सचेंज का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, किसी स्टॉक एक्सचेंज में वो फंड ट्रेड होता है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बिट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने चौथे बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का अप्रूवल दे दिया अमेरिका में। इसका मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज की एक्चुअल डिमांड यहां से क्रिएट हो रही है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उस पर अप्रूवल दे रहा है कि दिस इज एन एसेट क्लास जिसपे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो सिक्योरिटी, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उनकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी हो सकता है। बात समझ रहे? मैंने बाकी डिटेल लिखी हुई है साइट्स पे। तो ये चौथा फंड है जिसका नाम है ट्रिक्लियम। तो ये अप्रैल 2020 की न्यूज है, ठीक है। बताने का पर्पज ये कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फिर ये क्या है? एल एल्साल्वाडोर एक कंट्री है जो, एक मिनट होल्ड। तो ये एक कंट्री है जो, जिसने बिटकॉइन को अपनी कंट्री का लीगल टेंडर करार दे दिया है कि अब ये मई 20, ये इसी साल की न्यूज है। तो इसमें क्या हुआ कि अब उस कंट्री के अंदर आपका डॉलर चलता है और बिटकॉइन चलती है। आप कोई डेली ग्रोसरी लेने के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए उस कंट्री के अंदर बिटकॉइन यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर एल साल्वाडोर ने एक होस्ट की थी कॉन्फ्रेंस। ये मई की जो न्यूज है वो ये न्यूज है कि एल साल्वाडोर ने 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को अपने मुल्क में बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान से भी कोई स्टेट बैंक से गया था, उसका नाम आज तक कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ। कि क्रिप्टो एडॉप्शन इन कंट्रीज एज अ लीगल टेंडर के एडॉप्शन की क्या फायदे नुकसान आते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए, उसका क्या स्कोप है। उन्होंने 32 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को बुलाया था और 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज को बुलाया था। बताने का पर्पज ये कि इस पे बहुत डिबेट, बहुत काम होना स्टार्ट हो गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड चेंज आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया चेंज कर सकता है। कौन कह रहा है? ये जैक मा। मोर देन पीपल इमेजिन, जितना लोग सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा तक कर सकता है। फिर और लोग क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी जो हमारी जो कंप्यूटिंग है ना, ये ट्रस्ट पे खड़ी हुई है ना, तो अब जो कंप्यूटिंग का दौर आ रहा है ना, वो ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग का जमाना आ रहा है। तो ये कह रहे हैं ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी, ब्लॉकचेन विल इनेबल द ट्रस्ट।
इस ट्रस्ट के टॉपिक को हम बड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाके डिटेल में। फिर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी सेट वी थिंक ऑफ ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये सीईओ कह रहे हैं नेक्स्ट डेकेड के जो कि अपकमिंग ईयर्स में जो है ना, कमिंग डेकेड के अंदर ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साथ ला रहा है अपने साथ। इसको हम टेक्निकली एक नया इंटरनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं नया इंटरनेट? अब नया इंटरनेट कहेंगे तो इसका मतलब कुछ पुराने इंटरनेट में कुछ मसला है क्या? तो वो मसला क्या है पुराने इंटरनेट में? कौन बताएगा मुझे? एक सवाल, एक दो सवाल अब मैं लिया करूंगा। मैं कोई टेक्स्ट में मुझे बताएं, चैट में बताएं कि पुराने इंटरनेट के साथ क्या मसला है। सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है आप कह रहे हैं, सही है, बिल्कुल 100% ठीक बात है, सेंट्रलाइजेशन इज द प्रॉब्लम। सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी से ज्यादा मैं कहूंगा उसमें प्राइवेसी इशू है, डेटा इशू है, प्राइवेसी इशू है। वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट्स में लोग जवाब दे रहे हैं। डेटा इशू है, वही प्राइवेसी वाली बात आ गई। सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रस्टलेस, नहीं ट्रस्टलेस तो ब्लॉकचेन है, उसमें ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि हमें अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल अथॉरिटी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, और जो ब्लॉकचेन ला रहा है ना, वो ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग ला रहा है। ठीक है, एक साहब ने लिखा है ब्लॉक गवर्नमेंट रेगुलेशन, फिर लिखा है सेंट्रल कंपनी की मोनोपोली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। हैक, वेरी गुड, ये सैयद हसीब साहब ने लिखा है यार, हैक होने का रिस्क है। ओनरशिप को थोड़ा और डिफाइन करें। ये किसी ने अपना नाम रखा हुआ है रिकनेक्टिंग, क्यों रखा हुआ है नाम, ये भी मुझे बता दें पहले। ओनरशिप इशू है, ट्रस्ट का इशू है, सेंट्रल डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी, बिल्कुल ठीक है, बहुत वैलिड आप जवाब दे रहे हैं। ओन बाय बिग जायंट्स, ये भी बहुत अच्छा जवाब है। वेब 2.0 सेंट्रलाइज कंट्रोल टॉप टेक कंपनीज, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। ट्रस्ट इशू है, इंटीग्रिटी इशू है। ओन करना है, कोई नहीं ऑपरेट कर सकता। पावर इन फ्यू हैंड्स, सही है, पावर इन फ्यू हैंड्स, कंपनी की मोनोपोली रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने जवाब दिए। कि अब हम न्यू इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो पुराने इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ। इंटरनेट स्टार्ट हुआ था जिसको हम कहते हैं कि 90s का दौर था। 90s में हमने पहली दफा के सुना कि इंटरनेट भी कोई चीज होती है, और इसका स्टार्ट भी पर्सनल कंप्यूटर के साथ ही हुआ था। क्या होता था कि स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, आप MSN.com हो गई, yahoo.com हो गई, इनिशियल जो वेबसाइट्स थी, न्यूज वेबसाइट हो गई, और इस तरह की वेबसाइट थी कि जिसपे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ सकते थे, कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती थी। फिर कुछ 2004 के बाद दौर आया सोशल मीडिया का, जिसको हम वेब 2.0 देते हैं, जिसमें यूट्यूब, विकीपीडिया, फ्लिकर, फेसबुक, इन सब प्लेटफॉर्म ने क्या इनेबल किया? इन सब प्लेटफॉर्म ने ये इनेबल किया कि आपको ये इनेबल किया कि आप अपना कंटेंट अपने पेयर लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें, उस पे कमेंट्स कर सकें, उस पे अपनी लाइव स्टोरी शेयर कर सकें, अपने कुछ भी रिकॉर्ड करके लाइव सेशन कर सकें आप। अच्छा, एक चीज नोट करने की, आप अगर ये जो प्लेटफॉर्म्स के नाम मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का अपना कुछ कंटेंट नहीं होता। फेसबुक, यूट्यूब कोई अपना कंटेंट नहीं बनाती, विकिपीडिया कोई भी शायद कोई अपना कंटेंट नहीं बनाता। ये सब आपके कंटेंट, एक इन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है कि जिसमें इनेबल किया है कि आप लोगों को, कि आप लोग अपना कंटेंट बना के इंटरेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या सही है? तो इससे क्या हुआ कि टू वे इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम भी लेकर आ गया। प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम है कि ये कुछ कंपनीज को इन्होंने मालिक बना दिया इंफॉर्मेशन का। आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने खुशी खुशी शेयर करी अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, आपने अपनी पीयर लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन का आपने उस प्लेटफॉर्म को मालिक बना दिया। अब उस प्लेटफॉर्म पे वो जो आपके कंटेंट से उसने अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी, उसने एडवर्टाइजर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर वो एडवर्टाइजर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, फिर आपकी इंफॉर्मेशन में फिर दो रिस्क हो गए। एक तो प्राइवेसी रिस्क होगी कि आपने जितना इंफॉर्मेशन आज तक डाला है फेसबुक पे, गूगल ड्राइव पे,
वो सारी इंफॉर्मेशन का आपके पास तो थोड़ा सा एक्सेस है, उस प्लेटफॉर्म के बाद आपके पास पूरा एक्सेस है। आप कितना ट्रेवल करते हैं, आपको जितनी इंफॉर्मेशन वो दिखाता है उससे ज्यादा, कई ज्यादा इंफॉर्मेशन वो कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया उसने। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ये हुआ कि आपकी जो, आपके बारे में जो ओनरशिप है, आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स आपसे ज्यादा जानते हैं, आपके बारे में आपको ज्यादा जानते हैं। आप क्या चीजें पसंद करते हैं, आप क्या चीजें खाना चाहते हैं, आप क्या, कहाँ, किस कंट्री के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, किस चीज के बारे में आप एक्सप्लोर करते हैं, आप जितनी सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन, उस पे वो आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनानी स्टार्ट करती है। और उस डिजिटल आइडेंटिटी के हिसाब से वो आपको एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं। गूगल ड्राइव अगर आप यूज कर, गूगल मैप अगर यूज करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आज आपको घर किस रास्ते से जाना है। आप यूट्यूब खोलते हैं तो वो यूट्यूब आपको बताते हैं कि आज आपको क्या देखना है, क्योंकि 90% ऐसे ही होता है कि जो फर्स्ट पेज पे चीजें खुलती हैं, आप उसी में से ही अपनी आज जो आपको देखना होता है उसी फर्स्ट पेज से ही डिसाइड कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स अगर यूज करते हैं आप, तो नेटफ्लिक्स के पहले पेज पे ही वो आपको बता देता है आज आपको क्या देखना है, उसमें से ही आप चूज करते हैं। आप अगर, आपने अगर किसी ने अली एक्सप्रेस डॉट कॉम या दराज यूज करा है या OLX यूज करा, तो वो आपकी पसंद की चीजें ऑटोमेटिकली ऊपर लेकर आ जाता है। आपको वो शॉपिंग 10-20 प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसमें से ही आप परचेज कर लेते हैं। गूगल सर्च में जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वही चीज वेबसाइट्स आप एक्सप्लोर करते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो दीज प्लेटफॉर्म ने हमें चलाना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। क्यों? ये हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी या डिजिटल ओनरशिप उनके पास ज्यादा है, हमसे ज्यादा। हमसे ज्यादा वो हमें जानते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है? तो दिस हैज प्रोन टू अ वेरी ह्यूज रिस्क, जिसके कंपटीशन में अब डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग का दौर आ रहा है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग है। हम प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करते हैं, ये ट्रस्ट कंप्यूटिंग थी। अब जो कंप्यूटिंग आ रही है डिसेंट्रलाइज, ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग, क्योंकि अभी हम प्लेटफॉर्म्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहते मजीद। हम बहुत सारी दफा ऐसा होता था कि हम पहले, हम किसी प्लेटफॉर्म पे तस्वीर अपलोड करते हुए बहुत दफा सोचते थे कि यार हम क्यों अपलोड करें, सब लोगों के पास एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हम डालते, डिजिटल डिजिटल किसी भी चीज पे, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग वाली चीज पे डालने का प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी कॉपी बनना बहुत इजी होता है। किसी भी डिजिटल मीडिया की कॉपी बनना बिल्कुल इजी होता है। जिस तरह आप फर्ज करें, मैं आपको अगर एक ये PDF फाइल या PPT फाइल ईमेल करता हूँ कासिम भाई को, तो क्या कासिम भाई को मैंने ये अपनी फाइल भेज दी? नहीं, कासिम भाई को मैंने कॉपी बना के भेजी है। किसी और को चाहिए, मगर वो कॉपी इतनी ही ओरिजिनल है जितनी मेरे पास उसकी जेन्युइन फाइल है। तो ये इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। इसी तरह जो डिजिटल मनी था ना, इनिशियली जो बना था, अभी मैं थोड़ी सी आगे की बात कर रहा हूँ, तो डिजिटल मनी भी आज तक इंटरनेट पे इसीलिए नहीं बन पाया था क्योंकि उसकी कॉपी बनना बहुत ईजी है। अगर आपने किसी को $100 भेजे हैं, तो वो $100 की कॉपी बना के हम भेजते हैं ना आज। क्योंकि आजकल जितने भी बैंकिंग के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कोई एक्चुअल मनी तो नहीं ट्रांसफर करते हैं। वो तो उनके पास एक डिजिटल रजिस्टर होता है, जिसमें वो एंट्री पास करते हैं कि इसके अकाउंट से पैसे निकल के इसके अकाउंट में चले गए, लॉकर के अंदर मैंने इतने पैसे डाले, इतने निकाले। वो फिजिकल सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन करें, वो एक्चुअल पैसा बिल्कुल अलग है। और एक्चुअल जो कैलकुलेशन ऑफ दोस मनी है वो बिल्कुल अलग चल रही है। सिर्फ वो तो ब्रांच मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है कि वो जो टेलर बैठा हुआ है और जो स्टाफ बैठा हुआ है वो मेक श्योर करता है, वो बैंक का एम्प्लॉय है, वो मेक श्योर करता है ड्यू टू देयर इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस, ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, कि जो पैसे जहां ट्रांसफर होने हैं, जितने उसने लॉकर में रखे हैं, वो उधर जाके पंच कर ले सिस्टम के अंदर। वो सिर्फ पंचिंग कर रहा होता है उस डेटा की। ऐसा ही, वो एक्चुअल मनी नहीं ट्रांसफर हो रहा था जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है एट द मोमेंट। तो ये सिलसिला है। कोई सवाल है यहाँ तक किसी का? हम आगे चलें। चैट पे सवाल पूछने अगर किसी का सवाल है तो।
देखें जो टॉपिक पढ़ा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल पूछें, बाकी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चलें, क्योंकि मैंने कोई ऐसी टेक्निकल बात की भी नहीं है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड। चलें, अब ये क्यों बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल। जब हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। चले, एक्सक्यूज, सॉरी यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, मैंने किसी से बिग फेवर ली थी, उन्होंने काम कर दिया था मेरा। अच्छा, ये हम सारा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल। आज जो दुनिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है इंफॉर्मेशन। और ये जो पावरफुल एंटिटीज जो गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, ये इसलिए वर्ल्ड नंबर 1 कंपनीज हैं क्योंकि इनके पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा डेटा है। और वो डेटा किसका है? हमारा डेटा है, जो हम खुशी खुशी इन प्लेटफॉर्म पे सुबह शाम अपलोड कर रहे होते हैं, और जिससे हमें किसी हद तक फायदा हो भी रहा होता है, मगर जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होता है वो उन कंपनीज को ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बना पाए हैं। वो अच्छा, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टॉक पाइल करके, जमा करके सेंट्रलाइज सर्वर में आपकी सेलिंग ब्राउजर हैबिट्स बेच रहे होते हैं, सर्च हिस्ट्री बेच रहे होते हैं, शॉपिंग इंफॉर्मेशन बेच रहे होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजर्स को। तो उससे अब क्या हो गया कि दुनिया में जो, अगर हम बात करते हैं ना सुपर पावर्स, ये कुछ टाइम में, तो अगर कुछ सालों में अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, तो ये तो दुनिया की जो सुपर पावर्स है, अमेरिका है, जर्मनी है, चाइना, इन लोगों से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी ये प्लेटफॉर्म, जिस स्पीड से ये डेटा अक्यूमुलेट कर रहे हैं और जिस स्पीड से ये उस इंफॉर्मेशन से अर्न कर रहे हैं। समझ रहे बात? मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और क्या है। ये चैट पे प्लीज ये फजूल डिस्कशन आप बंद कर दें। कोई जेन्युइन सवाल हो जो मुझसे पूछना हो, सिर्फ वो आप मुझसे पूछें। अच्छा, ब्लॉकचेन का नाम ब्लॉकचेन क्यों रखा गया, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम इन सेंट्रलाइजेशन हमने ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, थोड़ा और देख लेते थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थे कि आपका डेटा सोल्ड हो सकता है, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स को कहते हैं, जो हैकिंग कहते हैं ना, कि हैक हो सकता है क्योंकि अटैकर को पता है कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, सेंट्रलाइज सर्वर के पास है, तो वो सारी एफर्ट्स उसको हैक करने के लिए लगेगा ना। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में अगर हम बात करें, इसके बरक्स क्या होता है कि कोई सेंट्रलाइज एंटिटी नहीं होती, कोई डेटा एक जगह नहीं पड़ा हुआ होता, मुख्तलिफ सर्वर्स पे डेटा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स पे पड़ा होगा, तो अटैकर को अटैक करना टेक्निकली मुश्किल होगा। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन की स्लाइड नहीं, चलो सही है। अच्छा, यहाँ तक। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं थोड़ा सा चैट में भी मैं क्वेश्चन लेता रहूंगा, और एंड में फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। चलें, अब वेब 3.0 क्या है, जिस तरह हमने बात की ना, वेब 1.0 है, वेब 3.0 है, वेब 3.0 जिसमें ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 इनेबल करेगा यूजर्स को पहली दफा डेटा ओन करने का। यू डोंट नीड टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो टेक्निकली कोई होगा ही नहीं, कोई सेंट्रलाइज एंटिटी तो होगी ही नहीं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होंगी दैट विल बी ओन बाय नो वन, सिंगल ओनर के पास नहीं होगी, मल्टीपल, या इसको अगर बेहतर तरीका वर्ड होगा कि
that information will be owned by multiple owners. जिस तरह शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनीज के अंदर, एक कोई कंपनी अगर बात करें, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसके सारे शेयर पब्लिकली लिस्टेड है, तो उसका कोई एक ओनर तो नहीं होता ना, उसके जो जितने शेयर होल्डर होते हैं वो सारे ओनर्स होते हैं। तो कुछ इस तरह का सिलसिला होगा, उसमें टोकन होल्डर्स कहलाते हैं। जो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, उसको कहते हैं टोकन होल्डर्स। वो टोकन होल्ड गवर्नेंस टोकन होल्डर, इनफैक्ट टोकन की भी एक टाइप होती है गवर्नेंस टोकन। तो गवर्नेंस टोकन होल्डर्स के ओनर्स होंगे उस प्लेटफॉर्म्स के, जो वेब 3.0 की होगी। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेट दैट पीपल यूज टुडे relies on trusting a handful of private companies to act as a, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि वो ओन करती है इंटरनेट को। तो वेब 3.0 के अंदर कॉम्बिनेशन होगा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज। उसका आइडिया बिहाइंड इज दैट के टू गिव पावर बैक टू यूजर्स। यूजर्स को जो एक्चुअल पावर है ना डेटा का ओनरशिप, वो उसको बनाया जाएगा। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सॉरी, इसकी एग्जांपल देखें। आज तक आपने जिंदगी में कितने फॉर्म भरे? बच्चा जब पैदा होता है तो उसका फॉर्म हम हॉस्पिटल में भरते हैं, फिर हम उसका बर्थ सर्टिफिकेट भरते हैं, फिर उसका हम बीए फॉर्म बनाते हैं, फिर उसका यूसी नाजिम में बनाते हैं इसका बर्थ सर्टिफिकेट, फिर नाजरा के पास बनता है, फिर मॉन्टेसरी में उसका एडमिशन होता है, फिर हम अप्लाई करते हैं 4 स्कूलों में, फिर एक में एडमिशन मिलता है, फिर हम फॉर्म भरते हैं चारों जगह के, फिर हम एडमिशन होता है, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर वो स्कूल से मॉन्टेसरी से स्कूल में जाता है, फिर हम फॉर्म भरते हैं, फिर वो मॉन्टेसरी से वो स्कूल से कॉलेज, स्कूल से हाई स्कूल में जाता है, वो एनरोलमेंट फॉर्म भरता है मैट्रिक के, फिर फॉर्म भरते हैं हम, फिर वो एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर इंफॉर्मेशन भरते हैं, फिर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो 10 यूनिवर्सिटीज को हम अपना डेटा फॉर्म भर के डिटेल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसको हमारे इंफॉर्मेशन का मालिक बना देते हैं। किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम पूरा इंफॉर्मेशन उसको दे देते हैं। किसी हम जॉब के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, हम उस इंस्टीट्यूट के में अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी डिग्री, सारी वेरिफिकेशन सब उस कंपनी को दे के उसको हमारी इंफॉर्मेशन का मालिक बना देते हैं टेक्निकली। और वो इंफॉर्मेशन हम उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल काम करें, मगर वो हमारी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए उसके पास रह जाती है। इसी तरह कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, हम जहां जहां जॉब करते हैं वहां हो गया। इवन जितनी वेबसाइट्स पे आज तक हमने फॉर्म भरे हैं, कितने वेबसाइट्स पे आज तक हमने फॉर्म भरे होंगे? थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स पे, हंड्रेड्स, थाउजेंड नहीं तो कम से कम 500 400 तो होंगी, जहां हमने ईमेल एड्रेसेस बनाए, जहां हमने पता नहीं कौन कौन सी आईडीज बनाई है, और उस आईडीज को अब तो वैसे गूगल ने लिंक कर दिया है ताकि, मगर आज तक हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत सारी दफा बहुत जगह हमें जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं भी देनी होती वहां दे चुके होते हैं। हम सेम लेने जाते हैं, फिर सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? मुझे बताएं चैट में। तो प्रॉब्लम क्या था कि ये हमने मल्टीपल जगह डेटा अपना दे दे के उनको अपने डेटा का मालिक बना दिया है, और वही अपने डिजिटल फुटप्रिंट हम छोड़ते जा रहे हैं। जो प्रॉपर टर्म है ना, डिजिटल फुटप्रिंट। हम जो काम करते हैं, जो एक्टिविटी जिस वेबसाइट पे कर रहे हैं, वहां हम डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते चले जा रहे हैं अपने। और ये डिजिटल फुटप्रिंट्स उस कंपनी, उस वेबसाइट, उस एंटिटी के पास रह जाती है, हमारे पास नहीं रहती। हम तो उधर से गुजर जाते हैं, मगर हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट वो रह जाते हैं। तो ये जो वेब 3.0 है, कुछ लोगों ने हाथ उठाए, मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दूं क्या? Why should we care about our data if it is not sensitive? ये रिकॉर्डिंग, yes, data can be exploited. चले, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग नहीं रहा, मैं ब्लॉक वाले क्वेश्चन को आंसर देता हूँ। अच्छा, अभी ओन द डेटा को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ये वेब 3.0 जो कहता है ना, ये कह रहा है कि अब आज से पहले जो पॉसिबल नहीं था इंटरनेट में,
कि आप अपना डेटा ओन कर सकें। जिस तरह आप अपने डिजिटल एसेट एक दफा आपने कोई क्रिएट कर दिया, वो डेटा आपकी ओनरशिप में ही रहेगा। और आप उसको यूज करने के लिए, जिस तरह फर्ज करें, मैं अभी जो मैंने एग्जांपल दी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। वो ये हो सकती है कि आप अपना एक डिजिटल रिकॉर्ड, आपकी जिस तरह एनआईसी, अगर ब्लॉकचेन की यूटिलिटी, डिजिटल आइडेंटिटी हमारा एनआईसी पे बन जाए, तो हम जहां जहां अपना एनआईसी का एड्रेस डालेंगे ना, और उस एंटिटी को जितनी देर की के लिए हमारी इंफॉर्मेशन की, और जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी ना, जिसके लिए हम अलाउ करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को उतनी देर के लिए एक्सेस करेगी, और फिर उसके बाद से वो एक्सेस चला जाएगा। अब वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, उसको टेम्परेरी चाहिए ना आपका एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। हॉस्पिटल को आपकी एज चाहिए, आपकी नाम वाम चाहिए, चलो। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी को आपकी एज वेरीफाई करनी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करना है, आपके एकेडमिक्स वेरीफाई करने हैं। और वो वेरिफिका एक जगह हुई भी होगी, उसी वेरिफिकेशन को सब मल्टीपल टाइम यूज कर रहे होंगे, और जितनी देर के लिए वो इन्फॉर्मेशन जिसको जरूरत होगी, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा होगा, फिर उसके पास से वो एक्सेस चला जाएगा। तो टेक्निकली वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ही होगा। जिस इसी तरह एनएफटीज के अंदर हम देख रहे हैं, जो एनएफटीज, तो एक डिजिटल आर्टिस्ट है, या फर्ज करें एक म्यूजिशियन एक सॉन्ग बनाता है, वो सॉन्ग अभी तो कॉपी बन जाती है ना करंट इंटरनेट पे। तो जब वो ब्लॉकचेन बेस्ड अपना कोई प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अपना डिजिटल मीडिया या डिजिटल मूवी या डिजिटल ऑडियो क्लिप रिलीज करेगा, तो वो उसकी एक्सेस उसके पास ही होगी, उसकी ओनरशिप उसी के पास होगी। तो जितने लोग उसको पे करके देखेंगे, व्यू करेंगे, तो उसकी जो रॉयल्टी है वो उसको मिलती चले जाएगी। तो ये एक एप्लीकेशन हो सकती है। रादर देन कॉन्सेंट्रेशन concentrating the power and data in the hands of huge corporates with the questionable motives। अब हमें नहीं पता ना उस सेंट्रलाइज्ड एंटिटी कॉर्पोरेट का एक्चुअल मोटिव क्या है। बजाहिर तो वो फैसिलिटेट कर रहा है वो प्लेटफॉर्म हमें किसी ना किसी फॉर्म में, मगर उसका एक्चुअल मोटिव तो हमें किसी का नहीं पता ना। इट वुड बी इन रिटर्निंग अ राइटफुल ओनर। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन इज द आइडिया ब्लॉकचेन वाज मेंट, एंड ब्लॉकचेन कैन मेक यू योर ओनर ऑफ योर डेटा अगेन। अच्छा, मैं क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी क्या टाइम हुआ है, 2:30 बज रहे हैं ना, और हमारी क्लास है 3:30 बजे तक। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़े से। मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अली एहसन साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? माइक दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोले। सर मेरा नाम अली हसन है, मैं कराची जी से बात कर रहा हूँ। जी मेरा जी। सवाल था, ये वेब 3.0 ना, ये कौन कंपनी लाती है, या कि मतलब कोई एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये काम कर रही होती है उसके ऊपर ना, ये बिल्कुल किस तरह ठीक से है। मतलब आती है? हाँ और बिल्कुल, ये शॉर्ट शॉर्ट। जी जी, बोले। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सिर्फ ब्लॉकचेन में ही है या किसी और जो है 3.0 में उसमें भी है? नहीं, ब्लॉकचेन ने इंट्रोड्यूस करा है ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और जाहिर सी बात है, अगर एक चीज एप्लीकेशन होती है तो फिर उसकी कॉपीज और उसकी यूटिलिटी दूसरी चीजें, दूसरे प्लेटफॉर्म कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। मगर ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी चीज है। ब्लॉकचेन इज द न्यू इंटरनेट, जिसको हम वेब 3.0 का एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट कहते हैं। और पहला सवाल आपको क्या था? पहला मेरा सवाल था कि ये वेब 3.0 लाया कौन है, मतलब ये कोई कंपनीज लाती हैं या कोई, जैसे बड़ी आप बता रहे थे एप्पल होगी, गूगल होगी, ये नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली कोई इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी एक बंदा नहीं लाता। ये सब बहुत सारे लोगों की म्यूचुअल एफर्ट होती है, जिसका रिजल्ट। अभी हम ब्लॉकचेन की भी हिस्ट्री समझेंगे कि ब्लॉकचेन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, किसने ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करा है। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, एक ठीक दो है क्वेश्चन और ले लेते शुक्रिया। हैं। अनम्यूट हो गए, आप सवाल पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे बताते हैं? जी जी मैंने पता है कि माइक जी ऑफ कर आप- दी कुछ स्पीक कर दिए। जी जी वो बैंक करता है ना ट्रांसफर एक्चुअल तो ऑन कर दिए कि नहीं? वो तो बैंक करता है। आप बैंक तो सिर्फ फैसिलिटेट करता है, वो एक्चुअल बैंक के पास ही एक्चुअल पैसे भी पड़े हुए और बैंक के पास ही नंबर पड़े हुए। एक बैंक दूसरे बैंक के मैसेजेस सिस्टम को समझता है कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को मैसेज करता है या वो कम्युनिकेट करता है कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, और वो फिर वो बैंक टू बैंक आपस में क्लियरिंग कर लेते हैं स्टेट बैंक के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप जब कोई एक्चुअल पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कोई बैंक उस डे एंड पे या वो एक्चुअल पैसे तो नहीं ट्रांसफर कर रहा होता, वो तो अकाउंट टू अकाउंट सिर्फ एंट्री हो रही होती है। आपके अकाउंट तो एक बैंक के लॉकर में पड़े हुए होते हैं एक्चुअल जो पैसे आपने डिपॉजिट करवाए होते हैं, तो ऐसा ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मैं कैसे अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज। मेरा नाम अली है मेरी- सर। मेरा सवाल ये है कि ब्लॉकचेन क्यों नहीं हैक हो सकती, और दूसरी बात, इसको बहुत सारे लोग मिलकर डेवलप करते हैं, तो जी इसका हार्डवेयर सपोर्ट क्या होता है? मेरा कैसे आएगा इसमें नंबर? अच्छा, ये हार्डवेयर इसका मल्टीपल लोगों के सर्वर हार्डवेयर यूज हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो हार्डवेयर तो जिस तरह नॉर्मल सर्वर्स होते हैं वैसे ही सर्वर्स होंगे इसके भी, मगर बहुत सारे सर्वर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इसलिए हैकर को ये नहीं पता कि किस सर्वर को हैक करना है। अगर फर्ज करें वो एक सर्वर हैक कर भी लेता है तो उसकी रेप्लिकेट हजारों सर्वर पे और हुई भी होती है। ये हम आगे टॉपिक इसको डिस्कस भी करेंगे। तो चले मेरे ख्याल से हम आगे चलते हैं। ये एजाज साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एजाज हसन मेरा नाम है, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ से पूछना बात कर चाह रहे रहा हैं? था कि क्या ब्लॉकचेन, इस्लामाबाद से। जी जी बोले। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का हम कोर्स कर रहे हैं, इसको अगर हम ये देखना चाहें इसके आउटपुट को, जस्ट ये देखने के लिए कि ये जो हमारा कोर्स जब कंप्लीट होगा, जब हम किसी ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व होंगे उसकी डेवलपमेंट में, तो कैसे यानी ऑपरेट कैसे करेगी, तो क्या हम इस वक्त जो कंप्लीटेड ब्लॉकचेन्स हैं उनको अगर हम देखना चाहें या इसकी एप्लीकेशन को देखना चाहें, जैसे कहते हैं कि ये वेब 3 में इन्वॉल्व होती है ये प्लेटफॉर्म, कोई गेम्स होती हैं जहाँ पे इसकी बैक एंड पे इसकी वर्किंग होती है, यानी कैसे हम इसको फिजिकली जो कंप्लीटेड ब्लॉकचेन्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं उनको अगर हम देखना चाहेंगे, ये हमारी आउटपुट होगी जब हम इसको डेवलप करेंगे। यानी एक चीज है ना कि आप आउटपुट को पहले देख लें कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा, जो हम करेंगे वो कैसे मार्केट देखिए में देखिए कैसे देखिए वो मैं हो रही समझ है। गया, मैं समझ गया। ये आप भी बहुत सारे लोगों की तरह वो कहते हैं ना कि हर चीज की हमें कॉम बहुत जल्दी होती है। थोड़ा सा ना इसको सब्र करें, आप थोड़ी 4-5 क्लासें अटेंड करें, ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली क्लास में मेरे ख्याल से हम ये बहुत अर्ली टू आस्क क्वेश्चन है, हम आपको चीजें दिखाएंगे, मगर आप थोड़ा क्लासेस को टाइम दें, ये सब चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ये हम बेसिकली एक नया इंटरनेट पढ़ने जा रहे हैं। आप ये ऐसे सोचें कि आज से 15 साल पहले कोई पूछे यार इंटरनेट दिखाओ, जिस तरह वेबसाइट है ना, इस तरह ये भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या ब्लॉकचेन बेस्ड वेबसाइट्स पे ही आपको चीजें, जो प्लेटफॉर्म है ना, उनका एंड रिजल्ट आपको बाहर वो वेबसाइट ही लगेंगी, मगर वो वेब 3.0 की वेबसाइट होगी, वो ब्लॉकचेन बेस्ड वेबसाइट होगी। फ्रंट एंड तो उसका लिंक्ड होगा वेब 3.0 से, ब्लॉकचेन से लिंक्ड होगा, उस पर जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन फ्लो हो रहा होगा ना, वो पीछे से ब्लॉकचेन चल रही होगी। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं वो कुछ सेमी डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, ब्लॉकचेन के भी बहुत टाइप्स है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से सारी एप्लीकेशन फुली डिसेंट्रलाइज बननी स्टार्ट हो गई है। कुछ एप्लीकेशन अभी सेमी डिसेंट्रलाइज है, कुछ उससे कम है, और कुछ 100% भी डिसेंट्रलाइज है। तो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी ब्लॉकचेन को हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे भी। थोड़ा सा आप अपना सब्र और तहम्मुल रखें, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। असद यूनुस राइट साहब जी। एक और एक नदीम एक अली। एक, एक क्वेश्चन और था। जी प्लीज। ये जो टेक्स्ट बुक्स पोर्टल के ऊपर दी हुई है ना, उसमें एक बुक मिसिंग है जो लास्ट वीक में आई थिंक
पढ़ाई जानी है। मैंने 1-2 बार मैसेज भी किए हैं। उस बुक का नाम वो रॉबर्ट नहीं इन्फर्नो वाली वो बुक है, इथेरियम नहीं से। नहीं वो वो चीज़ वहाँ बुक पे अवेलेबल नहीं है। कुछ बुक्स हमने अपडेट कर दिए हैं, वो नया पोर्टल पे पता नहीं नया वाला अपलोड है कि नहीं है, वो मैं चेक कर लूंगा। जो पोर्टल पे नया वाला कोर्स जी, जी। आउटलाइन है तो वो वाली बुक्स अवेलेबल होंगी। अच्छा, नहीं लेकिन वहाँ पे फिलहाल नहीं शो हो रही। जो मैंने चेक किया है वहाँ पे वो बुक नहीं है, हाँ लेकिन तो वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। हाँ वो फिर वो सिलेबस थोड़ा रिवाइज हुआ है, अच्छा, राइट, थैंक यू जी। क्योंकि ये सिलेबस भी हर साल विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योर होता जा रहा है। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, कुछ चीजें बुक में हो सकता है वो पुरानी हो इसलिए हमने हटा दी होंगी। तो ये सॉलिडिटी और ये बहुत सारी चीजें अपडेट भी हो रही है विद इन हर 6-8 महीने बाद बहुत सारी चीजें अपडेट हो जाती है। तो हमें ये चीज भी देखनी पड़ती है कि अपडेटेड चीज पढ़ाई जाए। कोई चीज अगर कोर्स आउटलाइन में अगर ऑब्सोलीट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम वो लेटेस्ट वाली चीज पढ़ा लेते हैं उसकी जगह पे। तो इस पे भी हमें काफी एफर्ट करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन फिर और लेते हैं। हेलो जी जी बोले नदीम साहब। सर, मैं नदी वाली बात कर रहा हूँ। और जी आपने जी कहा कि जो वेब 2.0 में था, तो ये जो ओनर थे वो हमारी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये कंपनियों को भेज देते थे। और जब हम वेब 3 में आ जाते हैं तो वो तो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भेजने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा हम सवाल पूछा है यार, खुद बहुत ही अच्छा सवाल आपने जिसको पूछा है। जिनको हम नोट कहते हैं, वो खुद ही वहां पे चले जाएंगी। तो ये तो उसी के नजदीक और खतरनाक हो गया कि यार हर ये को तो हम खुद ही दे दें। जी जी मैं समझ गया आपका सवाल। ये सबसे बेस्ट सवाल है आज का, ये आपने सही से समझा है मसला। तो इसका जवाब ये है कि पहले तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके सवालात का, फिर हम बाद में लेते हैं और सवालात। अच्छा नदीम साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको फिर अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा देखिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहेगा, मगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। नोबडी कैन रीड द डेटा। आपका जो डेटा होगा वो दुनिया की हाईएस्ट जो इंक्रिप्शन है SHA-256। अभी मैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर ब्लॉकचेन का एक कंपोनेंट रह गया था, बताना मुझे वर्बली जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई है। एक तो बताया था मैंने ट्रस्टलेस, एक बताया था डिसेंट्रलाइज, और दूसरा जो है ना ये हाईली सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड इस तरह के डेटा की कॉपीज तो होंगी मगर वो हाईली इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा। इनफैक्ट उसकी जो सिक्योरिटी, आपने इंक्रिप्शन के बारे में सुना होगा ना, इंक्रिप्ट करते हैं डेटा को तो उसको एक पासवर्ड से इंक्रिप्ट करते हैं तो वो कोई रीड नहीं कर पाता, और उसको फिर डिक्रिप्ट करने के लिए वो पासवर्ड फिर चाहिए होता है सामने वाले बंदे को। अगर आप इंक्रिप्ट करके किसी को फाइल ईमेल सेंड करेंगे तो जिस तरह हम विनजिप के अंदर इंक्रिप्शन कर देते हैं, जिप करके पासवर्ड लगाते हैं तो अगले बंदे को हम पासवर्ड बताते हैं तो वो अनजिप कर लिया, उसको पासवर्ड चाहिए होता है। इसको कहते हैं वन वे इंक्रिप्शन। वो सॉरी, वन वे इंक्रिप्शन इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं इंक्रिप्शन। मगर जो ब्लॉकचेन के अंदर जो इंक्रिप्शन है वो टू वे इंक्रिप्शन है, पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहलाती है। ये हम पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें एक की जो आपकी प्राइवेट की होगी ना वो आपके पास ही रहेगी, आप उससे इंक्रिप्ट करेंगे, और जिसको आप डेटा सामने वाले को अगर मैसेज सेंड किया है तो ऑल्दो वो सर्वर आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो हमें ये सब चीजें नजर नहीं आ रही होती, मगर जो एक सर्वर से दूसरे नोड पे जो डेटा जा रहा होता है या जो कम्युनिकेशन होगी तो वो पब्लिक प्राइवेट की के थ्रू होगी। अगर एक ट्रांजेक्शन आप किसी के थ्रू सेंड करेंगे एक BTC, ऑल्दो वो सर्वर के अंदर हो रहा होता है, ये सब चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती, मगर उसका जो इंटरनल मैकेनिक्स है वो पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन कि एक की से जारी होता है डेटा और दूसरी की से इंक्रिप्ट होगा, और जहां वो स्टोर हुआ होगा वहां वो रीड हो ही नहीं सकता। वो रीडेबल फॉर्मेट होता ही नहीं है। डेटा होता सबके पास है मगर कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता। फर्ज करें आप मैं आपको कुछ एक ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर है, बिटकॉइन एक्सप्लोरर है, ईथर स्कैन है, उस पर आप जाएंगे ना, आपको अगर आपने ट्रांजेक्शन ईथर पे या बिटकॉइन पे अगर आप ब्लॉकचेन पे करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन आपको उधर नजर आएगी, आपका एड्रेस नजर आ रहा होगा और जिसको आपने भेजे हैं उसका एड्रेस नजर आ रहा होगा, मगर दोनों के नाम नहीं नजर आ रहे होगा। वो बिल्कुल हाईली इंक्रिप्टेड होगा, सिर्फ ये नजर आ रहा होगा ट्रांजेक्शन हुई है इतनी अमाउंट की, इधर इस एड्रेस से इस एड्रेस पे गए। होपफुली आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चन। इसलिए डेटा सबके पास होगा, बहुत सारी कॉपीज होंगी, मगर वो रीड नहीं कर सकता। उसको इनक्रिप्ट, इतनी हाईली इंक्रिप्शन है कि कोई उसको हैक करना उसको इतना मुश्किल है कि दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्स में एनर्जी है ना उससे ज्यादा एनर्जी उसको हैक करने के लिए चाहिए। और ब्लॉकचेन के अंदर आप थोड़े से नोट्स को भी हैक कर लेंगे ना तो पूरी ब्लॉकचेन चलती रहेगी। फिर भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिससे ये आपके बहुत सारे सवाल
क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटिंग भी नहीं कर पाएगी उसको, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है ब्लॉकचेन। चलिए, वेब 3.0 क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वेब 3.0 की? परमिशन लेस है। इसका मतलब कि आपको वेबसाइट्स पे एक्सेस करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए किसी का एक्सेस परमिशन, क्योंकि अभी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको उसका फॉर्म भरना पड़ता है ना, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उस वेबसाइट पे। वो जब तक आप उस पर आप आईडी नहीं बनाएंगे, परमिशन वो वेबसाइट आपको नहीं देगा, तब तक आप उस वेबसाइट पे कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो ये सिलसिला नहीं होगा वेब 3.0 पे। वो आप वॉलेट से इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकेंगे। अब ये वॉलेट और ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, अभी जो हम बहुत ही बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, सब जितनी टर्मिनोलॉजीज अभी हम यहाँ डिस्कस करें सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेटिव पेमेंट्स, नेटिव पेमेंट का मतलब ये है कि वेब 3.0 के अंदर जो पेमेंट्स होंगी ना, वो उसकी एक्चुअल प्लेटफॉर्म में एक्चुअल पैसा ट्रांसफर होगा, एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर होगी। वो जो यूनिट ट्रांसफर होगा ना, वो पैसा इटसेल्फ होगा, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन आउटडेटेड, ये जो मैंने बात करी आपसे। और ट्रस्टलेस पे भी हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि वेब 3.0 ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग होगी, कि आपको प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप विदाउट ट्रस्टिंग, आप विदाउट सेंट्रल एंटिटीज, विदाउट मिडलमैन आप काम कर रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे। अच्छा, एक जो आपने अभी एक साहब ने सवाल पूछा था कि हम ये सब चीजें कहाँ दे सकते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट्स एक्चुअल बने हुए भी हैं कि नहीं बने हुए, डिसेंट्रलाइज बने। तो ये आप देख लें कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, हंड्रेड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस ऑलरेडी बन चुकी हैं। ये ब्रेव ब्राउजर है जो क्रोम की तरह काम करता है। क्रोम तो एक सेंट्रलाइज गूगल ऑपरेट करता है ना, ब्रेव नो इज अ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज। ये आईपीएफएस और स्टोरेज सर्वर है जो ब्लॉकचेन बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो इनके अभी फ्रंट एंड इतने अच्छे नहीं बने हुए, हम जब हम डेप्स वगैरह बना रहे होंगे तो हम यहाँ स्टोरेज, इन सर्वर्स को स्टोरेज और आईपीएफएस की सर्विसेज को यूज कर रहे होंगे अपनी चीजें स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए। ये बाकी मैंने बहुत सारी चीजें देखी तो नहीं, स्टीमिट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ईओएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और ये सब चीजें उसके ऑल्टरनेटिव फेसबुक, सोशल मीडिया के, मैसेजिंग सिस्टम के, ये रिमोट जॉब्स के लिए अपवर्क टाइप, ये सब प्लेटफॉर्म ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड एप्लीकेशन और बन चुकी है। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है। ठीक है, यहाँ कोई सवाल है? चैट में कोई सवाल पूछे प्लीज। सर, एक ट्रांजेक्शन जब क्रिएट होती है तो एक ब्लॉक बनते हैं, कितना टाइम लगता है? ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजेक्शन किस तरह फ्लो होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, अभी इन प्लेटफॉर्म्स की आपको फ्रंट एंड इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन है उनके फ्रंट एंड अभी आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये तो इस तरह है जिस तरह हम 1995 के इंटरनेट की बात करें, उस वक्त 90s के अंदर आपको पता है कि ब्राउजर की जो हमारी जो फेमस वेबसाइट्स हम आज देखते हैं और जो पहले लॉन्च हो चुकी थी 90s में, उनकी क्या शक्ल होती थी और आज क्या शक्ल है, उसके फ्रंट एंड ऐसे ऐसे इंप्रूव होंगे। अभी उतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी उन प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलेगी जिस तरह आप सेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, उनका 70% सेंट्रलाइज है, 30% डिसेंट्रलाइज है, 10% डिसेंट्रलाइज है, कोई 50% डिसेंट्रलाइज है। ऐसे ऐसे जिस तरह ये मेच्योर होगी प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन मेच्योर होना स्टार्ट होगा, तो ये सब इंप्रूव होते चले जाएंगे प्लेटफॉर्म। अभी बहुत इन्फेंट स्टेज पे है ब्लॉकचेन, मगर इस पे बहुत ज्यादा काम होना स्टार्ट हो चुका है। चलें, अच्छा, इंडस्ट्रीज कहाँ ब्लॉकचेन की एडॉप्टेबिलिटी हो सकती है? बैंकिंग, जिस तरह मैंने बात बताई कि बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा। अभी हम आगे जाके, पहले तो फोर्थ क्वार्टर का हमारा टॉपिक है पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे कि बैंक्स के पेमेंट सिस्टम के क्या हमारे पास प्रोडक्ट हैं। 1 मिनट होल्ड करें।
तो बैंकिंग में जिस तरह मैंने बात करें, हम Q4 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट एंड सिस्टम, डेरिवेटिव्स, फंड मैनेजमेंट, डाउस, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पूरी एप्लीकेशन बन चुकी हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम प्रमोट होने के लिए एप्लीकेशन बन चुकी है. इसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक IBM ने बहुत काम किया. IBM की एक बहुत फेमस हाइपरलेजर भी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर. इनफैक्ट वॉलमार्ट ने तो अपने पूरे सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट भी कर दिया है. फिर इंटरनेट ऑफ थिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, राइड शेयरिंग सर्विसेज, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज का जिस तरह मैंने बात बताई कि IPFS और कुछ प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है. फिर क्लाउड फंडिंग चैरिटी के लिए बहुत यूज हो रहा है. गवर्नमेंट पूरा जो दुबई अपने गवर्नमेंट के 40 गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसको ब्लॉकचेन बेस लाइव कर चुका है. हेल्थ केयर में बहुत सारा काम हो सकता है. हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, ऑनलाइन म्यूजिक में बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन है. इस तरह मैंने बात बताई कि ऑनलाइन म्यूजिक आजकल जो डिजिटल एज में सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो ऑनलाइन म्यूजिक वालों को अपनी रॉयल्टीज नहीं मिल रही. वो फेसबुक वगैरह पे तो कुछ कमा लेते हैं, मगर एक्चुअल वो जो अपने रिकॉर्ड बेच के जो कमाते थे उनकी वो अर्निंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है. मगर ये यूट्यूब पे कुछ शेयर उनको अर्निंग का मिल जाता है, मगर वो बहुत बड़ा शेयर उसमें से यूट्यूब खुद खा लेता है. रिटेल इंडस्ट्री, क्राउड फंडिंग, ID मैनेजमेंट की मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दी. वोटिंग की एक एग्जांपल हो सकती है उससे मिलती जुलती. अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की एक एग्जांपल हम डिस्कस, बल्कि मैं एक सवाल ले लेता हूँ. इधर कोई सवाल हैं चैट में बताएं मुझे. या अच्छा, एक काम करें, जिन्होंने क्वेश्चन पूछने वो अपना हैंड रेज डाउन कर दें, और जिनके आप क्वेश्चन है ना वो सिर्फ हैंड रेज पूछ ले. मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ लेना चाह रहा हूँ. कुछ अच्छे सवाल पूछे और जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड पूछे. क्राउड फंडिंग ये होती है कि जिस तरह चैरिटी में बहुत सारे लोग मिलके या बहुत सारे लोगों से फाइनेंसिंग लेनी होती है, तो क्राउड फंडिंग का मतलब बहुत बड़े लोगों से थोड़ी थोड़ी फाइनेंसिंग ली जा सके, थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन ली जा सके. सवाल ही सवाल है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आइडिया है सर, वी विल बी वर्किंग ऑन फाइनेंस डोमेन. नहीं, हम कोई स्पेसिफिक डोमेन पे काम नहीं करेंगे, हम जनरली सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे. सब टोकन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. टोकन्स के बारे में पूरा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. टोकन पे पूरा चैप्टर है हमारे पास आगे जाके. जूम ऐप सेंट्रलाइज है, सही बात है. एक मिनट में क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ किसी के. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एक करके क्वेश्चन पूछ लें क्विकली. जी शम्बेल मेरा नाम है, मैं कराची से मैं हूँ. मेरे 2 क्वेश्चंस थे आपसे इस सवाल के बारे में. एक सवाल मेरा ये था, आपने जो टोकन होल्डर गवर्नेंस के बारे में बोला था कि ये ओनर्स ऑफ द ब्लॉकचेन. सो अगर ये ओनर्स ऑफ द ब्लॉकचेन हैं, सो क्या ये अनलिमिटेड ओनर्स की हम बात कर रहे हैं, या कोई एक लिमिटेड नंबर होगा, वो नंबर बड़ा हो सकता है. तो अगर वो नंबर बेशक बड़ा भी हो तो फिर भी सेंट्रलाइजेशन तो होगी. लेट्स से अगर वो 200 लोगों के पास है, 500 लोगों के पास है, तो अल्टीमेटली वो सेंट्रलाइजेशन तो उसमें कहीं ना कहीं फिर भी आ जाएगी. एक तो मेरा ये सवाल. सही ले लिया सवाल मैंने. और बोले जी. और दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने ये बोला था कि जो इंफॉर्मेशन है वो मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक एक्सेस जो है वो दे सकता हूँ इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए. तो मेरा सवाल ये था कि लेट्स से, क्योंकि खासतौर पे ऑब्वियसली
हमें इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए भी चाहिए होती है, फिर हमें डेटा को रिटेन भी करना होता है फॉर फ्यूचर यूजेस। सो अगर मैं किसी को एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी एक प्लेटफॉर्म को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने स्कूल को किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक अपना डेटा का एक्सेस देता हूँ और बाद में वो मैं एक्सेस रिवोक कर लेता हूँ, सो फॉर फ्यूचर वेरिफिकेशन अगर उस यूनिवर्सिटी को कहीं पे मेरी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है या मेरे बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सो क्योंकि मैं अगर एक्सेस रिवोक कर चुका हूँगा, तो यूनिवर्सिटी मुझे कैसे वो फिर उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई जो है फ्यूचर में करेगी। बिल्कुल सही है। देखिए पहले मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए मैंने जो एक बहुत इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दी थी, जो डेटा की शेयरिंग की, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की है ना, ये बहुत इलस्ट्रेटिव एग्जांपल मैंने दी थी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब जाहिर सी बात है जब इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है, तो किसी ना किसी कुछ इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है उनको रिटेन करनी पड़ेगी, उसका आइडेंटिटी, उसका नाम, उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो तो उसकी ओनरशिप होगी यूनिवर्सिटी की। तो कुछ डेटा तो जाहिर सी बातें रखेंगे और वो केस टू केस मॉडिफाई होंगी, बनेंगी। ये तो मैंने बहुत एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दी थी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखने की बहुत सारी इंस्टीट्यूट को जरूरत नहीं होती, नंबर 1। अच्छा, पहला वाला सवाल आपका था टोकन होल्डर्स को, आप कह रहे थे कि ये भी किसी हद तक सेंट्रलाइजेशन होगी अगर फर्ज करें 1000 टोकन होल्डर हैं या 1 मिलियन टोकन होल्डर हैं। तो पहली बात तो ये कि ये भी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफर की, जिस तरह मैंने बात बताया ना कि हर प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाता है। कुछ लोग सेंट्रलाइजेशन, कुछ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको सेंट्रलाइजेशन रखनी पड़ती है, तो वो कम और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने कंट्रोल रखें अपनी कम्युनिटी का, अपने कुछ लोगों तक एक्सेस रखें, और कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज बनाना चाहते हैं। यार ये किसी का बहुत शोर कर रहा है मुझे जी। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स, ये केस टू केस डिफर करेगी सेंट्रलाइजेशन और परसेंटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बहुत कम अभी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। जिस तरह हम इथेरियम की बात करते हैं, जिस तरह हम बिटकॉइन की बात करते हैं, ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। कुछ प्लेटफॉर्म जो अभी कंप्लीटली प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है और कुछ थोड़ी कम डिसेंट्रलाइजेशन है, केस टू केस। किसी के बहुत ज्यादा टोकन होल्डर हैं, किसी के कम टोकन होल्डर हैं। अच्छा, फिर वो टोकन तो बहुत ज्यादा है, किसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है 1 बिलियन टोकन होल्डर हैं, मगर हो सकता है 25%, 30% एक बंदे के पास हो, दूसरे बंदे के पास या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के पास वो परसेंटेज कम हो। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो केस टू केस डिफर करता है। किसी हद तक जाहिर सी बात है, अगर टोकन होल्डर अगर एक ही बंदे के पास है और एक ही ग्रुप ऑफ लोगों के पास है, तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाएगी। वो जो हम टोकन इकोनॉमिक्स आगे जाके 4th क्वार्टर में पढ़ेंगे ना, वो यही चीजें एनालाइज करेंगे कि प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि जिस तरह कंपनीज की वैल्यूएशन होती है ना, तो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या डाउज या ब्लॉकचेन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसकी भी एनालिसिस इस तरह इसी बेसिस पे होता है। वन ऑफ द पैरामीटर्स ये होता है कि उसके जो टोकन होल्डर्स कितने हैं और कितने परसेंटेज ऑफ लोगों के हाथ में वो टोकन है, उससे डिसाइड होता है कि कितनी ज्यादा वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा उसकी पॉपुलरिटी होगी। Okay. So basically ये टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, वो शायद एक या दो कंपनीज के हाथ से निकाल के ज्यादा लोगों के हाथ में डाल दे, बट ओवरऑल शायद डिसेंट्रलाइजेशन के इशू को एड्रेस ना कर सके। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। इथेरियम का ब्लॉकचेन जिस तरह मैंने बताया, इथेरियम और बिटकॉइन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। इथेरियम की 17,000 नोड्स हैं। कितनी है? 17,000 सर्वर हैं इथेरियम के जो एट अ मोमेंट चल रहे हैं, और आपकी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो वो उन 17,000 में से किसी एक सर्वर से क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेट होके पॉपुलेट होती है। 17,000 नोड्स पे, सर्वर्स पे एग्जैक्ट इथेरियम का नेटवर्क डेटाबेस रेप्लिका बने हुए हैं। तो और बिटकॉइन की बात करें वो 10,000 सर्वर है उसके रफली। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज ऑलरेडी हैं, मगर कुछ हैं जो इतने ज्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह इस चीज को और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, नेक्स्ट मेरा भी एक क्वेश्चन है कि फॉर इंस्टेंस बिग टेक है, फेसबुक या गूगल, हमारा डेटा सेल करते हैं या उसका उनका मोनेटाइजेशन मॉडल जो है वो उस चीज के ऊपर है, तो उनको फिर इससे अगर वी हैव ओनरशिप ऑफ द डेटा, हाउ वुड दे बी अफेक्टेड?
यार बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स तो उनसे फटा ले रहे हैं टेक्निकली ना, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनसे ये उनकी मोनोपोली चले जाए। तो टेक्निकली डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली वॉर अगेंस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटीज। इनकी तो कोशिश होगी कि जो एक्चुअल ब्लॉकचेन बेस्ड कोई सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी लाएं, कुछ सेमी डिसेंट्रलाइज कोई ऐसी लाएं कि ताकि इनकी मोनोपोली या इनकी अर्निंग किसी हद तक हमारी जो कनेक्टिविटी है वो उनके साथ मेंटेन रहे, रिस्पेक्टिव टू एज कंपेयर टू हम इनके प्लेटफॉर्म से निकल के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के पास चले जाएं। ठीक है। अच्छा, मैं और कोई क्वेश्चन में लेना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं मितु खास से हूँ, मेरा नाम हासिल। जी जी तो जैसे आपने डिस्कस किया था डिसेंट्रलाइज के हवाले से, उसके नोट्स के हवाले से कि उसके अंदर रेप्लिकेट करके हम डेटा को रखते हैं। तो अभी जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, हम पेरोल के ऊपर, हमारा सबसे मेरा मेजर कंसर्न होता है कि हम रेजिडेंसीज को कम करें। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या लाइक ब्लॉकचेन कोई ऐसी चीज प्रेजेंट करती है? क्योंकि जब हम रेप्लिकेट करेंगे डेटा को मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल नोड्स पे, तो डेटा रिडंडेंसी तो इंक्रीज होंगी। इस चीज को इसको लाइक इसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ चीज वो स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म पैटर्न को प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन? नहीं, ये खुद ब्लॉकचेन का भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन भी है, मगर ये भी ब्लॉकचेन का वन ऑफ द प्रॉब्लम में से। अभी ब्लॉकचेन्स आर वर्किंग ऑन जिस तरह डेटा आपके रिडंडेंसीज के मतलब ऊपर। रिडंडेंसी का मतलब स्लो की बात कर रहे हैं ना? नहीं, डेटा रिडंडेंसीज मींस लाइक रेप्लिकेशन ऑफ द मल्टीपल डेटा, लाइक हाँ, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, ये इस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन का सलूशन है। ब्लॉकचेन ने जो बेसिकली कोर जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो यही है कि डेटा की रिडंडेंसी, वो बहुत लिमिटेड एक तो इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है ब्लॉकचेन खुद, अच्छा अच्छा, क्योंकि मतलब वो हम इसलिए करता पर्टिकुलर है इंफॉर्मेशन रखते हैं। बहुत बहुत ही पर्टिकुलर। जिस तरह आपको इमेज और वीडियोस ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन इथेरियम पे नहीं अपलोड कर रहे होते, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ रखी है उसने उस चीज की। जितना आप ज्यादा डेटा डालेंगे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि वो कम से कम डेटा उसके अंदर रहे और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। उसके भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हैं जिसके थ्रू यूज होगा, वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है। ओके, वो अच्छा आगे सर, जाके हम मेरा डिस्कस करेंगे। जी प्लीज। अभी आपने एक आंसर दिया था कि इसमें प्राइवेसी हाई लेवल की है। मैं देख रहा था कि जब ट्रांजैक्शन होती है तो दोनों अकाउंट में तो बैलेंस अपडेट होंगे, और बैलेंस अपडेट होंगे, इसका मतलब है उसके रिस्पेक्टिव पहले इन्फॉर्मेशन होगी, पहले बैलेंस कितना था, अब कितना होना चाहिए। इसका मतलब है इसका मतलब है हम किसी को ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है। इसका मतलब प्राइवेसी तो ट्रैकेबल है इसमें। नहीं, वो जो आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे ना, तो बड़ा इसका यूनिक सिस्टम है। इसमें जो यूनिट्स है ना, होल्डर, जिस तरह एसेट है, फर्ज करें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 यूनिट्स है किसी चीज के। अब हर यूनिट पे उसके एसेट के होल्डर का नाम लिखा हुआ है। तो जब एक एसेट, फर्ज करें 100 लोगों के पास वो 100 एसेट है, फिजिकल एसेट है, एक एक कॉइन है, उस पर एक एक का नाम प्रिंटेड, एड्रेस या नाम, फोन नंबर प्रिंटेड। जब एक किसी यूनिट किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा ना, तो वो एड्रेस उसका मिटा के उस पे नए वाले बंदे का नाम लिख दिया जाएगा, और ट्रेल होगी कि ये इसके पास से इसके पास आया है। समझ रहे? वो यूनिट, उस यूनिट को के पास ऊपर लिखा होगा कि ये किसकी ओनरशिप में है और ये किस किस की ओनरशिप में रहा है पिछले फ्रॉम इंसेप्शन। तो ये यूनिट फर्ज जब करके अब फर्ज करें मैंने 4 यूनिट ट्रांसफर करे, वो 4 यूनिट इधर से चल के कहाँ गए, वो एक लेजर में वो ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। उसमें कोई बैलेंस नहीं आ रहा होगा बाहर जो पब्लिक को नजर आ रहा होगा, मगर वो अगर फर्ज करें एक के पास वो 40 यूनिट है, वो 40 यूनिट्स के ऊपर इंडिविजुअली लिखा होगा बंदे का एड्रेस, वॉलेट एड्रेस। और नेक्स्ट टाइम जब वो यूज करेगा वो यूनिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। जी जी प्लीज। जी, नेक्स्ट टाइम जब वो यूज करेगा, इसका मतलब है अगर उसके पास 40 यूनिट आए थे, वो 40 यूनिट को इस्तेमाल करना चाहता है, इसका मतलब है 40 यूनिट्स की इंफॉर्मेशन कंबाइन होके जाएगी आगे। अच्छा, अब ये जो बात आपने की ना, ये बेसिकली वॉलेट्स मेंटेन करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपका वॉलेट होगा ना,
वो वॉलेट ये इंफॉर्मेशन करेगा कि कौन कौन से टोकन, कौन कौन से कॉइन आपके पास हैं, किस किस पे आपका नाम लिखा हुआ है, वो आपको अपने वॉलेट में दिखा रहा होगा। वो किसी और को नहीं नजर आ रहे होंगे, वो सिर्फ आपको नजर आ रहे होंगे जब आप अपनी प्राइवेट की डाल के अपना वॉलेट खोलेंगे ना, मगर वो बैकएंड में सब इसी तरह मैनेज हो रहा होगा। ओके, थैंक यू जी। एक आधा क्वेश्चन कोई और ले लेता हूँ मैं, अगर किसी को अनम्यूट मैंने किया है तो। जी 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 प्लीज। आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे ये क्वेश्चन था मेरा कि डिसेंट्रलाइज से मतलब क्या मीनिंग है? लाइक हमारे लोकल मशीन्स सर्वर एज अ सर्वर बिहेव करेंगे, और जो वेब 2.0 वो हम क्लाउड पे करते हैं डिप्लॉयमेंट उसकी सारी, तो 3.0 की डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होगी? मतलब हम उसके लिए डोमेन्स वगैरह परचेज भी करेंगे और इस तरह का स्टफ सारा कुछ करेंगे? सेम है कि डिफरेंस है? देखिए, अभी तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ब्लॉकचेन पढ़ने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन वेब 3.0 तो एक उससे भी बहुत बड़ी ऊपर की चीज है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो ब्लॉकचेन है ना, ये एक वेब 3.0 का एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, उसमें जो हमने 3 बातें की ना, कि उसमें परमिशन लेस, और ये जो स्लाइड हमने परमिशन लेस, नेटिव पेमेंट, ट्रस्टलेस, ये तीनों चीजें ये ब्लॉकचेन से प्रोवाइड की जा रही होंगी। इसकी वेबसाइट भी अभी एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो .com वाली वेबसाइट ही जिस तरह होती है उसी तरह होगी, मगर जो उसकी जो इंटरेक्शन हो रही होगी ना पीछे, वो सर्वर से नहीं हो रही होगी, वो ब्लॉकचेन से हो रही होगी। वेब 3.0 के कुछ क्या कहते हैं प्लगइन यूज करके उसकी ब्राउजर से इंजेक्शन ली जा रही होगी, उसकी ब्लॉकचेन से कनेक्टिविटी क्रिएट की जा रही होगी। कुछ मेटामास्क और कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें ब्लॉकचेन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ब्राउजर की, तो वो हम यूज करते हुए फ्रंट एंड तो वेबसाइट जैसे ही होंगे, मगर उसकी जो कनेक्टिविटी है वो ब्लॉकचेन से हो रही होगी। यही सवाल था आपका? जी यही सवाल था। और मेरा सेकंड ये था कि मतलब इसकी डिप्लॉयमेंट लाइक हमारे जो लोकल मशीन्स हैं वो एज अ सर्वर बिहेव करेंगी। अच्छा, अभी ये बात आपसे समझ आ गई। बेसिकली तो उसकी जो प्रोग्राम्स बनेंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखे जाएंगे। प्रोग्राम एक ट्रांजेक्शन की फॉर्म में ब्लॉकचेन में लिख के डिप्लॉय होगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के उसका प्रोग्राम बना के उसको डिप्लॉय करेंगे उस ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसकी एक ट्रांजैक्शन फीस पे करके, तो वो उस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। अगर हम इथेरियम नेटवर्क की बात करें, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिख के डिप्लॉय करेंगे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोग्राम ब्लॉकचेन पे लाइव हो जाएगा और वो चलता रहेगा सॉर्ट ऑफ। और उससे फिर उस कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा देखिए, ब्लॉकचेन के अंदर 2 तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और एक होता है जो हम वॉलेट खोलेंगे ना, वॉलेट का एड्रेस होगा। एक वॉलेट का एड्रेस होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होगा। तो वॉलेट से भी बात करा सकते हैं हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से बात कर सकता है, एक वॉलेट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से बात कर सकता है। इस तरह का कुछ मैकेनिज्म चलता है, वो हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें अभी नए लोग, बहुत सारे लोगों को फिर ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लग जाएगी पहली क्लास में। जी अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उमर साहब, आई वुड लाइक टू इमरान उलग जी फ्रॉम रावलपिंडी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर बिगिनर्स टू द सब्जेक्ट ना, तो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो दे आर कंटिन्यूइंग टू आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस। उसकी वजह से जो एक फ्लो है ना वो डिस्टॉर्टेड सा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए वो पॉप अप करना मुश्किल हो रहा है इस तरह ना। बिल्कुल तो अगर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आपको इधर ही स्टॉप करता हूँ, मैं इसका पहले जवाब दे दूं, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ आपसे जवाब क्वेश्चन आपका। देखिए, पहले तो आप ये समझे कि बहुत सारे लोग एडवांस स्टेज पे भी हैं जो ये बेसिक चीज आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो वो भी बेयर कर रहे हैं बहुत बेसिक चीजें आपके साथ, और क्लास में बेसिक चीजें ही मैं चला रहा हूँ। कुछ सवाल है ना वो उधर जवाब देना जरूरी होता है, वो आपकी वोकेबलरी में वो अल्फाज आ जाएंगे ना, फिर आप जब आगे जाके इसका सोल्यूशन या डिटेल, कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो मैंने सवाल का जवाब ऐसे ही वर्बली दे दिया वो मैं डिस्कस ना करूँ। मैं अपना पूरा पैटर्न जो हमारा डिजाइन है उसकी तरह डिस्कस करते चले जाएंगे, और जो ये टर्मिनोलॉजी आप सुनते हैं ना, ये आपको आगे जाके खुद समझ जाएंगे। अभी आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये सवाल, ये प्लीज शोर किसी माइक मारा वो बंद कर दें। तो ये जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो सवाल चला जाता है ना, उसका फिर आपको आप टर्मिनोलॉजी लिख लिया करें इसकी, फिर कुछ क्लासों के बाद आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मैं वर्बल डिस्कशन करूं वो आगे जाके फिर उसके सोल्यूशन भी दे दूं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और कुछ 1-2 सवाल तो जाहिर सी बात है टेक्निकल आएंगे साथ साथ, जो मेरे ख्याल से बेयर करने पड़ेंगे, उसको आप इग्नोर कर दिया अगर इसका सोल्यूशन ये है, क्योंकि यार उनकी भी तो
उनकी भी तो पार्टिसिपेशन लेनी है मुझे क्लास में, सबकी पार्टिसिपेशन लेनी है। जी जी ऑब्वियसली नहीं, लेकिन सर उसमें मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी। जी जी बोले। जी मेरी रिक्वेस्ट सर सिर्फ इतनी थी, आप बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर सेइंग राइट, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, ये सारे मैं पार्टिसिपेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक्चुअली देखें, राइट क्वेश्चन एट द राइट मोमेंट जो है ना, वो बेसिकली फ्रूटफुल भी होता है। अब से देखें, आज पहली क्लास है और पहली क्लास में भी हम ना काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ बिगिनर, मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं बिल्कुल जो एक लर्निंग का प्रोसेस है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो थ्रू ही नहीं हो पा रहा। मगर यानी हाँ बिल्कुल सही, मगर एक बात बताओ, अभी तक हमने क्लास स्टार्ट ही नहीं करी टेक्निकली। अभी मैं सिर्फ आपको होता है तमहीद बांध रहा हूँ। अभी तो मैंने ब्लॉकचेन बिटकॉइन को डिस्कस ही नहीं किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, अभी जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, सब हम तमहीद बांध रहे हैं उस पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं स्लाइड्स प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन ना लें। पहली क्लास में सबको ऐसा फीलर आता है। हम बेसिकली सवालात लेने का पर्पस पहली क्लास में ज्यादा होता है कि लोगों के जहन में जो सवालात है ना ब्लॉकचेन को लेके, उसके हम जवाब दे दें। अभी तो कम सवाल आ गए, वरना तो मेजोरिटी ऑफ द लोग सिर्फ ये समझ के आए होते हैं कि हम यहाँ ट्रेडिंग सिखाएंगे और ब्लॉकचेन में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है और किस तरह अकाउंट खुलता है, और तो वो पर्पस ये कि समझाना है कि हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करते हैं और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कहाँ कहाँ अप्लाई होगी आगे जाके, क्या क्या यूटिलिटी है। जी कोई एक आधा क्वेश्चन मैं क्लास ले रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर मगर थोड़ा सा बेयर करें आप सब, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में ना आपको थोड़ा सा दूसरों को स्पेस देना पड़ता है। तो वरना मैं सबके माइक क्लोज करके मैं अपनी क्लास खत्म करके चले जाऊंगा। कोई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा आसान है वो तो, मगर मैं ले रहा हूँ सवाल ताकि मुझे पता चले कि बहुत सारे लोग, एक तो बहुत डिफरेंट सिटीज से, वो देख के बड़ी खुशी हो रही है, और दूसरा कि लोगों के दिमाग में क्या सवाल आते हैं ये भी हमें पता लगे ना। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे हैं जो मुझे बतानी चाहिए थी बात, जो लोगों ने सवाल पूछा है तो मैंने उसका फिर मुझे जवाब देने का मौका मिला उन सवाल की बेसिस पे। जी ऐसा ही है सर। मैंने सर जितने भी क्वेश्चंस सुने हैं, मेरा नाम मुफज्जल आलम है और मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जितने टेक्निकल भी थे और नॉन टेक्निकल भी थे, मैं दोनों क्वेश्चंस को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि दोनों से मैंने कुछ नया सीखा। तो सर अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सर ये हमने सारी चीजें देख ली कि हमने कैसे डेटा को सेंट्रलाइज करना है और डिसेंट्रलाइजेशन, और जो ट्रस्ट नहीं है लोगों को, जैसे आपने सर ये बताया क्रोम की जगह ब्रेव और ये ड्राइव की जगह स्टोर वगैरह हम यूज कर सकते हैं। मेरा सर सवाल ये है कि मैं आज इस क्लास में आया हूँ तो मैं इतना एजुकेट हुआ हूँ कि मैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या जो ऑलरेडी सिस्टम जा रहे हैं जैसे आपने बताए, मैं सर इस पे कितना जल्दी शिफ्ट कर सकता हूँ? मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करने में रिगार्डिंग टू के आपको इस चीज पे इसलिए शिफ्ट होना है कि आपका डेटा महफूज नहीं है, आपकी सोशल लाइफ महफूज नहीं है। और सर दूसरी बात जो आपने बताई थी वो बैंक ऑफ अमेरिका की, और उसके साथ ही आपने एक और पॉइंट भी बताया था कि वहाँ पे वो विलिंग है स्टार्टिंग द ट्रेड, मतलब एक्सेप्टिंग द करेंसीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर अगर बैंक्स अगर इस सिस्टम को ले आते हैं तो इसमें सर ये रॉयल्टी के थ्रू टैक्सेस जनरेट करेंगे या किसी और तरीके से? मेरे ये दो सवाल हैं। थैंक यू सो मच। पहला तो ये बैंक के हवाले से, दूसरा क्या था प्लेटफॉर्म पे कितना जल्दी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आप सवाल पूछ रहे थे ना। यस सर। अच्छा देखिए, इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए तो हमारे साथ देखिए सोशल मीडिया पे तो प्रॉब्लम ये है कि जब ज्यादा लोग जहाँ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हम तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे ना, जहाँ ज्यादा कंटेंट होगा, जहाँ ज्यादा हमारे दोस्त होंगे। तो ये फेसबुक इसलिए पॉपुलर है क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत सारे लोगों से वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। अब मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई फेसबुक के कंपटीशन पे कोई जल्दी आ पाएगा, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब ने एक मास अचीव कर लिया है, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा कोई प्लेटफॉर्म इनके कंपटीशन पे आएगा तो बहुत ज्यादा इंसेंटिव देने पड़ेंगे उस प्लेटफॉर्म को। बहुत सारा कंटेंट में हो सकता है आप कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज्यादा शेयर देने लग जाए, कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज्यादा जो एडवर्टाइजिंग का शेयर मिलना स्टार्ट हो जाए, बहुत बड़ा इंसेंटिव हो उनके लिए कि सारा का सारा ही शेयर उनको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की चीजें होंगी, बहुत बड़े इंसेंटिव दूसरे प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज देना स्टार्ट करेंगे तब शिफ्ट आएगा। वरना जिस पर्पज के लिए हम यूज करते हो मैं और आप, उस पर्पज में तो हमें अभी शिफ्ट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2, बैंक्स का आपने बताया, तो इन शॉर्ट बैंक तो बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि बैंक्स तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री खत्म हो एग्जैक्टली जाएगी सर। अगर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बननी स्टार्ट हो गई। और कुछ मैं आपको नाम भी कभी बताऊंगा। मेकर डाओ एक देखिएगा आप, मेकर डाओ, ये एक लेंडिंग बोरोइंग मेकर प्लेटफॉर्म है जो एक अपना डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन देता है। वहां लेंडिंग बोरोइंग स्टार्ट हो गई है क्रिप्टोज में। तो बैंक्स तो बढ़ जाएंगे, बैंक को आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे बैंक्स तो टेक्निकली। बैंक वन ऑफ तो सर द, जो सॉरी सर आपकी बात कर रहा हूँ, तो सर ये जो टैक्सेशन होती है जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है किसी भी मुल्क की, तो सर वो तो टोटली मेरे हिसाब से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल सर ऐसा ही है, बैकअप पे हमारे बिल्कुल पास क्या चीज ऐसी है कि हम बिल्कुल ऐसा ही है, अपने बिल्कुल सिस्टम ऐसा को ही है, सपोर्ट भी करें? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली इस पे सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसीज बन रही है इसके कंपटीशन पे। जो क्रिप्टो करेंसीज के कंपटीशन पे सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसीज का एक आइडिया फ्लोट हुआ है जिसपे बहुत सारे कंट्रीज काम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या सक्सेसफुल होता है। तो बेसिकली बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनती हुई मुझे तो नजर आ रही है अभी एट द मोमेंट। तो ये बहुत बड़ी सब्जेक्टिव सही डिस्कशन सर, हो जाएगी। इस डिस्कशन को हम यही स्टॉप करते हैं जी। कोई और ठीक है क्वेश्चन है सर, किसी का? थैंक यू सर, थैंक यू। कोई एक क्वेश्चन और किसी का जो, अच्छा मैंने अनम्यूट करूंगा तो आप पूछ पाएंगे ना। सर प्लीज शेयर स्लाइड्स, don't have raise option, one question from Javed Ahmed। देखिए सवाल आपसे काफी डिस्कशन अच्छा होता है, वरना मैं तो क्लास में नॉन स्टॉप स्लाइड्स पढ़ाऊंगा ना तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक लेवल के बाद फिर आपके अंदर इनकमिंग, कासिम भाई आप हैं साथ, आप अनम्यूट कर सकते हैं जावेद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हियर। मेरे क्वेश्चन था जी कि व्हाई इथेरियम, बिकॉज एज वी सी नाउ के इथेरियम को काफी टफ कंपटीशन भी मिल रहा है क्योंकि दे आर नाउ चीपर एंड फास्टर ब्लॉकचेन्स अवेलेबल, और दूसरी चीज कि इसकी ट्रांजैक्शन फी भी इतनी ज्यादा है, और नाउ वी आर सीइंग लाइक आईसीपी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज है और दे क्लेम टू बी प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड। सो व्हाई इथेरियम इन दिस कोर्स? बहुत अच्छा सवाल है ये। अच्छा Thank देखिए you. पहले तो ये है कि इथेरियम के ऊपर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का कंटेंट लिखा जा चुका है, बुक्स प्रॉपर अवेलेबल है, सॉलिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, और जो आप जो 70% कॉइन्स या जो ब्लॉकचेन्स बनी हुई है ना मार्केट के अंदर, वो इथेरियम के ही रेप्लिका बना के मॉडिफाई हुई भी है। इथेरियम एक ओपन सोर्स पूरी ब्लॉकचेन है, इसकी ये अपनी जिस तरह रेप्लिका बना के, जिस तरह बाइनेंस ब्लॉकचेन है वो पूरी रेप्लिका है इथेरियम की। इसी तरह जितने भी टोकन्स मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें से 70% या बाइनेंस पे बने हुए हैं जो इथेरियम की कॉपी है, या इथेरियम इटसेल्फ पे उस पे टोकन बने हुए। तो और जितने भी जो प्लेटफॉर्म जितने बड़े बड़े, मैंने मेकर डाओ और अभी हम लोग हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स के और नाम सुनेंगे आगे जाके, वो सब जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना वो सब इथेरियम की ही टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बन रहे हैं। और इथेरियम पे जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है ना, जो इथेरियम ने अनाउंस किया हुआ है कि जो जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करने वाला है उसके अपग्रेडेड वर्जन में, जो मोस्ट प्रोबेबली इस साल में एक्सपेक्टेड है, तो वो प्रॉब्लम्स अगर वो सॉल्व हो गए एक्यूरेटली जो इथेरियम क्लेम कर रहा है, नॉर्मल जो दूसरी ब्लॉकचेन ने उन्हीं प्रॉब्लम्स पे काम किया है, कंसेंसस मैकेनिज्म पे और स्पीड पे और ट्रांजैक्शन फीस पे, वो 2-3 प्रॉब्लम्स अगर वो सॉल्व हो गए तो इथेरियम विल बी द, सबको किल हो जाएंगे सब, और इथेरियम ही बचेगी अगर कुछ ब्लॉकचेन अगर बची फ्यूचर में। ये एक एनालिसिस है नंबर 1। और दूसरा कि डेवलपमेंट का जितना मटेरियल इथेरियम के लिए अवेलेबल है, सॉलिडिटी का अवेलेबल, जितनी पुरानी और मैच्योर ब्लॉकचेन इथेरियम हो चुकी है, शायद इसकी कंपटीशन में कोई दूसरी ब्लॉकचेन है ही नहीं। मगर आपकी बात सही है, दूसरी ब्लॉकचेन इसकी कंपटीशन पे आ रही हैं, 3-4 बड़े नाम, 5-10 नाम बड़े आ चुके हैं इसके कंपटीशन पे जो उससे बेहतर फीचर्स दे रहे हैं, मगर हमें किसी एक को तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने ये चूज करी। और कुछ और रीजन भी हैं, वो फिर कासिम भाई ज्यादा बेहतर तरीके से भी आपको जवाब दे सकेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चले हम इधर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को हम क्यों, ये स्लाइड वैसे सेंट्रलाइज के साथ लगाई हुई थी, मैंने पता नहीं किस तरह आगे आ गई,
एक स्लाइड पहली रह गई थी, इसको जरा देख लेते हैं, फिर हम बिटकॉइन की इंसेप्शन से बात कर लेते हैं, कहाँ से ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इसलिए हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये हाई लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी देते हैं। मेलिशियस अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता अटैकर को सारी नोड्स को किस तरह अटैक किया जा सके, कहाँ नोड्स हैं। टू आइडेंटिफाई वन सर्वर, एक सर्वर को ढूंढने से कंपैरेटिवली इतने सारे सर्वर्स को ढूंढना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल और ज्यादा इम्पॉसिबल है हैक करना, अगर मैं कहूँ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से 3:30 बज चुके हैं, हमारी क्लास 12:30 से 3:30 ही है ना वैसे तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक आधा सवाल और ले लेता हूँ और यहाँ स्टॉप करता हूँ स्लाइड नंबर 21 पे। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको फिर हम अब बेसिकली हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि ये डिजिटल करेंसीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या इंसेप्शन बिटकॉइन का कैसे हुआ है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको पोर्टल का एक्सेस मिल चुका है। पोर्टल पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए होनी चाहिए ना, वो बुक्स होनी चाहिए, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो कोर्स आउटलाइन है। वो कोर्स आउटलाइन में सारे लिंक्स अवेलेबल है जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं। हर आर्टिकल का, हर बुक का, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, अगर कोई रेफरेंस मटेरियल है तो उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप उस सीक्वेंस से जो नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं ना, उसको आप कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करें। कितना पढ़ना है ये सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप अगर 3 घंटे की क्लास वीक में ले रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा रोज दें। 1 घंटा आप रोज देंगे तो आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे अगले 6-8 महीनों के अंदर। आपको ये क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी मगर थोड़ा सा डिले से आएंगी। कब मिलेंगी इसके लिए मैं नहीं प्रॉमिस करता, मगर 1-2 वीक में इंशाल्लाह मिल जाएंगी आपको ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग। और स्टूडियो क्वालिटी भी हमारे पास कंटेंट रिकॉर्ड हुआ है जो पहले हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देते थे जब ये ऑनलाइन क्लासेस इस तरह नहीं होती थी। वो एक स्टूडियो क्वालिटी भी सेट ऑफ कंटेंट है, वो भी कोशिश करूंगा वो अवेलेबल करवा लूं बिफोर नेक्स्ट वीक। एक ये है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, बाकी लोग हैंड डाउन कर दें तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर शहरियार फ्रॉम भावलपुर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 2.0 कह लें या जब ये .com का दौर आया था तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब